गाइस, स्टडी ग्रोथ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबने अंग्रेजों के आगमन की वीडियो तो देखी ही होगी। जिसने नहीं देखी है वह जाएं, पहले उस वीडियो को देख कर आए, क्योंकि तभी आप यह चैप्टर को समझ पाओगे आसानी से। तो चलिए देखते हैं फ्रांसीसियों का आगमन किस प्रकार हुआ, किस प्रकार कंपनी का गठन हुआ, किस प्रकार कौन कौन सा दल भारत में आया, कौन कौन से गवर्नर नियुक्त हुए, उन्होंने क्या क्या किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत में यूरोपियन के आगमन के क्रम में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाल। पुर्तगाल के बाद डच आए थे। कब आए थे? 1595 से 96 में। फिर अंग्रेज आए, फिर डैनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर आए स्वीडिश। भारत में फ्रांसीसियों का कंपनियों का आगमन 1664 ईस्वी में हुआ था, कोलवर्ट की सलाह पर। कोलवर्ट ने सोचा कि पुर्तगाल, डच, अंग्रेज सभी यूरोपियन कंपनियां भारत में जाकर व्यापार कर रही हैं, क्यों ना हम भी भारत में जाएं और व्यापार करें। यह सोच उसने अब फ्रांस के राजा लुई 14वां से कही। लुई 14वां ने कोलवर्ट की सारी बात सुनकर कंपनी बनाने के लिए हाँ कर दिया, और यह जो कंपनी थी वह कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। इससे पहले जितनी भी कंपनियां बनी वह निजी कंपनियां बनी थी। फ्रांसीसियों की कंपनी का नाम था दी कंपनी इन ओरिएंटल। इनका पहला दल मेडागास्कर गया, लेकिन उनका यह अभियान फेल हो गया। 1667 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में एक दल भारत आया, जिसमें कि मरकारा नामक व्यक्ति भी शामिल था। फ्रैंको कैरो का उद्देश्य क्या था कि भारत में जाएं और वहां पर एक कोठी की स्थापना करें। इसी उद्देश्य के साथ फ्रैंको कैरो ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की। 1669 ईस्वी में मरकारा, यही व्यक्ति जो फ्रैंको कैरो के साथ हमारे भारत में आया था, मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति प्राप्त की और मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि सूरत में पहले से ही डच और अंग्रेज बैठे हुए थे। मसूलीपट्टनम में भी पहले से ही सभी कंपनियां व्यापार कर रही थी, तो इनको कुछ ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं हुआ, अन्यथा हुआ ही नहीं, है ना। इनका व्यापार ठप होता चला गया। तब 1672 ईस्वी में एडमिरल डे ला हे के नेतृत्व में क्या हुआ? सैन थोमे, जो कि मद्रास के पास था, उस जगह पर कब्जा कर लिया गया। जब कब्जा कर लिया गया, जो सैन थोमे था, जो गोलकुंडा के सुल्तान के अंतर्गत आता था। फिर गोलकुंडा के सुल्तान ने सोचा कि हम ही ने इनको मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की अनुमति प्राप्त की थी, लेकिन इन्होंने क्या किया? हमारे ही एरिया पर कब्जा कर लिया। फिर क्या हुआ कि इनको यह बात किसने बताई थी? तो डचों ने बताई थी। डचों के साथ मिल गया गोलकुंडा का सुल्तान। इन दोनों ने मिलकर क्या किया? फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़ाई की। लड़ाई करने के बाद क्या हुआ? फ्रांसीसियों की हार हुई। फिर क्या होना था? क्या हुआ? ये सैन थोमे छीन लिया गया वापिस। किन्होंने? गोलकुंडा के सुल्तान ने। और किनको दे दिया? जिन्होंने मदद की थी। किसने? डचों ने। इनको सैन थोमे वापिस कर दिया गया। इस प्रकार जो मसूलीपट्टनम में गोलकुंडा के सुल्तान ने इनको जगह दी थी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने में, यह भी उनसे छीन ली गई। तो अब क्या बचा था उनके पास? सिर्फ सूरत। उसके बाद आ जाते हैं 1673 ईस्वी में। फिर आता है फ्रांसिस मार्टिन, जो फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। यह आया और इसके साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम था वेलांगर द लेस्पिन। इन्होंने क्या किया? वलीकोंडापुर, जो कि हैदराबाद का एक छोटा सा प्रदेश था, उसके सूबेदार शेर खान लोदी से याचना की और कहा कि हमें भी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कुछ जगह दो ताकि हम भी व्यापार कर सकें। तो शेर खान लोदी ने एक गांव दिया। उस गांव में मार्टिन ने 1674 में पांडिचेरी की स्थापना की, और मार्टिन ने पांडिचेरी में एक किला बनाया था जिसका नाम क्या रखा गया था? फोर्ट लुई, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान, फ्रांसीसियों को एक स्थान मिला। किससे मिला था? शाइस्ता खान से। किनको मिला था? फ्रांसीसियों को। उसी स्थान पर 1790-92 में चंद्रनगर में
क्या की उन्होंने? फैक्ट्री स्टैब्लिश की, चंदन नगर का निर्माण किया, फिर वहां पर फैक्ट्री स्टैब्लिश की। किन्होंने? फ्रांसीसियों ने। फिर क्या हुआ? डचों ने 1693 ईस्वी में पांडिचेरी को जीत लिया। पांडिचेरी पर कब्जा किनका हो गया 1693 में? डचों का। उसके बाद 1697 में रिजविक की संधि हुई। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रिजविक की संधि किस किस के बीच में हुई थी? डच और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि जो रिजविक की संधि के तहत जो पांडिचेरी था वह पुणे फ्रांसीसियों के पास आ गया। ठीक है। उसके बाद मार्टिन को कार्यभार सौंपा गया। मार्टिन इतना ज़्यादा विद्वान था और इतना ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करने वाला था कि उसने जल्द ही फ्रांसीसी के प्रभाव को बढ़ा दिया, उनके कार्यभार को बहुत ही तेजी से आगे ले गया। लेकिन जब 1706 में फ्रांसिस मार्टिन की मृत्यु हो गई, फिर से क्या हुआ? वही फ्रांसीसी प्रभाव घटता चला गया। लेकिन जब 1741 ईस्वी की बात है, जब डुप्ले की नियुक्ति हुई, फ्रांसीसियों में दोबारा उत्साह दिखने को मिला। डुप्ले का उद्देश्य था कि भारत में एक विशाल फ्रांस साम्राज्य स्थापित हो, लेकिन यही इसका जो उद्देश्य था वही अंग्रेज और इन फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष का कारण बना। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से युद्ध हुए इन दोनों के बीच में, जिस वजह से फ्रांसीसियों की हार हुई अंततः, और अंत में जाकर क्या हुआ? अंग्रेज विजयी हुए। अंत में जाकर अंग्रेज इतना विजय हो गया कि उसने पूरे व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। तो इसी के साथ मैं अलविदा चाहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद।